कि हम अपने सिटीजन्स को 100% ट्रूथ बता रहे हैं कि नहीं। अगर 95% भी बताया है, 5% उस तरीके से नहीं भी जा रहा, बट वो आपके देश के हित में है, जिससे आपको लड़ाई में फ़ायदा होगा, तो आपको करना है। और जब भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की जाती है, तो ये तो हमारे एपिक माइथोलॉजी में भी जाता है। आपने महाभारत में देखा होगा। और सोशल मीडिया में इस बिल्कुल ही उल्टा है। इनफैक्ट एक केस जिसका मैं ज़िक्र इस टाइम पर कर सकती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान से आया था कि हमारे जो राफ़ेल हैं, उन्हें शट डाउन कर दिया गया। अगर आप उसकी उनकी स्ट्रैटेजी देखें, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा कैसे किया। उन्होंने इमेजेस को मैनिपुलेट करके उसमें अलग-अलग जो सोशल मीडिया के हैंडल्स थे, उस पे ये चीज़ को फैलाया। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी यूज़ किया, उर्दू भी यूज़ किया, इंग्लिश भी यूज़ किया, हिंदी भी यूज़ किया और अलग-अलग जगह से सोशल मीडिया से उस चीज़ को फैलाया। जब वो बात मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँच गई, उन्होंने इस चीज़ को उठा लिया, पिक्चर्स भी आ गई उनके पास, नैरेटिव एक बिल्ड हो गया। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जब बात करने लग गया कि इस तरह की चीज़ हो रही है, धीरे-धीरे करके वो जो सोशल मीडिया चैनल्स थे, अकाउंट्स थे, उन्हें बंद कर दिया या उस पर से डेटा डिलीट कर दिया गया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो कि हमारे शो पर पहली बार आई हैं। और उनके बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि प्रोफेसर दिव्या बंसल हमारे साथ जुड़ी हैं, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर हैं और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड है। उनसे हम बात करेंगे आज जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, नैरेटिव वॉरफेयर थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियम, किस तरह से चीज़ें डिजिटल होने के बाद बदल गई हैं, किस तरह से अब जो हमने रिसेंट देखा भारत पाकिस्तान, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी वो काफ़ी मजबूत रही। तो इन सारी चीज़ों को उनसे समझेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर बंसल। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं यही कि अब जब कि जंग जो बॉर्डर है वो बॉर्डर से निकल के ब्राउज़र तक आ गई है। तो क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं इस पर डिजिटल और जो मानसिक लड़ाई है जिसको हम एक नैरेटिव बोलते हैं, उसके लिए कितनी तैयार हैं? जो अभी इस बार देखने में आया है, तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। स्पेशली गवर्नमेंट के लेवल पर और पीआईबी के लेवल पर, और जो हमारा एडीजीपीआई है, इन 3 लेवल्स के ऊपर। बट अभी भी मुझे लगता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो हमारा उधर एडवर्सरी नेशन है, यू नो, ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी मज़बूत है। ओके। अब ये बात आपने बिल्कुल सही कही क्योंकि ये बात भी मैं हमेशा बोलती हूँ अलग-अलग मंच है जब भी नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में बात आती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं टू बी प्रिसाइज़, पाकिस्तान के पास चाहे खाने के लिए दाने ना हो लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान इज़ नंबर 1। वो अपनी लॉबिंग और ग्लोबली जिस तरह से नैरेटिव अब देखिए उनका क्या हाल है, उस सब के बीच में भी उन्होंने अपने देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया कि जंग उन्होंने जीत ली। सड़कों पे मिठाइयाँ बँट रही हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। तो हम कहीं न कहीं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नैरेटिव बिल्डिंग में पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे की रीज़न आप क्या समझती हैं डॉक्टर बंसल? देखिए, हम लोग ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ये डर मुझे नहीं मालूम हम में इतना ज़्यादा कहाँ से आया। मतलब कि हम अपने आप को पैट्रियोटिक कहने में भी बहुत डर रहे थे। अनलेस एंड अंटिल सिचुएशन ऑलमोस्ट वॉर तक पहुँच गई, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तब तक तो हमारे जो सिटिज़न्स हैं वो शायद इतना ध्यान भी नहीं देते कि असल में हो क्या रहा है। और जो हमें ऐसे लगता है कि हम हर जो चीज़ कहें अ, वो बहुत ज़्यादा नाप-तोल कर कहें। पर शायद हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो बिल्कुल इन इटसेल्फ एक टोटली सिस्टमैटिक तरीके से एक वॉरफेयर बन चुका है। जिस तरह से आप यू नो एयर फोर्स, आर्मी, नेवी अलग-अलग जगहों पे जंग लड़ रही है, तो आपको ये इंटरनेट पे, साइबर वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में ये जंग आपको लड़ना होगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन।
और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशली हमारी ट्राई सर्विसेज हैं, वो इसको एक ऑप्शन समझ रही हैं। सो वहाँ पर मुझे काफ़ी बड़ा गैप महसूस हो रहा है। एब्सोल्युटली। हम आईएसआई की बात करें, जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, आधी रात से ही उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया था। आईएसआई हुँ। नैरेटिव बिल्डिंग में काफ़ी तेज़ है। चाइना भी उसमें पीछे नहीं है। किस तरह से हम यूट्यूबर्स की बात करें, टेलीग्राम चैनल्स हों, एआई जनरेटेड कंटेंट, जिस तरह से इस पूरे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया गया, लोगों को भ्रमित करने के लिए और कहीं न कहीं अस्थिरता को फैलाने के लिए। अब सवाल इसमें ये है प्रोफ़ेसर बांसल, कि ये जो दुश्मन देश हैं, इनकी चालों को उजागर करने के लिए हम किस तरह से जो ऑफ़ कोर्स जो भारतीय मंच है या और भी ग्लोबल इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को हम आगे बता सकते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमने सिस्टमैटिकली हमने जो स्टडी किया है और हम रिसर्च कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और अब वक़्त आ गया है उसको बैटलफ़ील्ड पर अप्लाई करने का, तो हमारी कंट्री की 3 बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजीज़ होने चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, इस वक़्त वो आप बाहर के कंट्रीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? आपके डिप्लोमैट्स हैं, आपका जो मीडिया है, का जो फ़ॉरेन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान का देखिए, सीएनएन, रॉयटर्स पर ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कितने हैं, और उसके कंपैरिज़न में आप ये देखिए इंडियन जर्नलिस्ट कितने हैं इस बाहर के मीडिया में। अब ये बताइए कि जब भी कुछ होता है आपका एंटी इंडिया नैरेटिव एक फ़ॉरेन मीडिया से इतना क्यों आता है? तो एक बाहर इंटरनेशनल लेवल पर नैरेटिव बिल्डिंग और अपना सच एक सही तरीके से बताना और उसे एम्प्लीफाई करना, और एम्प्लीफाई का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बताएं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि जितने पावर से आपको अपना सच बताना है, जितने इंटेंसिटी से आपको अपना सच बाहर बताना है, वो आप जरूर करें। ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल है आपका जो एडवर्सरी नेशन है उसके लिए आपकी नैरेटिव बिल्डिंग क्या है। अब वो जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होती है। उसमें मैंने पब्लिक सेंटिमेंट्स उठते हुए देखे कि छोटी-छोटी चीज़ों पर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी और जो हमारे सिटिज़न्स भी थे, वो बोलने लग गए, "अरे! ये तो हुआ नहीं, ये कैसे मीडिया बता रहा है, ये कैसे बता रहा है?" अरे! आई मीन ये चीज़ें उनको समझनी होंगी कि ये जंग का वक़्त है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इस वक़्त हम जर्नलिज़्म नहीं प्रूव करने वाले। आपकी सरकार या आपकी जो ट्राई सर्विसेज़ बैटलफ़ील्ड पर हैं, इस वक़्त उनको ये नहीं देखना कि हम अपने सिटिज़न्स को 100% ट्रुथ बता रहे हैं कि नहीं। अगर 95% भी बताया है, 5% उस तरीके से नहीं भी जा रहा, बट वो आपके देश के हित में है, जिससे आपको लड़ाई में फ़ायदा होगा, तो आपको करना है। और जब भी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात की जाती है, तो ये तो हमारे एपिक माइथोलॉजी में भी जाता है। आपने महाभारत में देखा होगा, जब हमारा ये अश्वमेधा मारा गया, जब बताया गया था वो घोड़ा, और उसको ये बताया इसलिए गया ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो उनका बेटा है, जिससे कि उस टाइम के ऊपर वो एकदम उन्होंने अपने सारे हथियार छोड़ दिए। उनको साइकोलॉजिकली बिल्कुल वीक कर दिया गया, एंड दैट इज़ हाउ दे वॉन द वॉर। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजीज़, जो हमारे दुश्मन देश के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। तीसरी हमारी स्ट्रैटेजी हमारे अपनी इंटरनल कंट्री के लिए। अब ये तो हमें मालूम है कि जब भी कोई जंग लड़ी जाती है, तो हमारे जो हमारी जो सेना है, जो लड़ रही है, उनका हौसला, उनके फैमिली मेंबर्स का हौसला, और जो अंदर हमारे इवन जर्नलिस्ट हैं, जो आप जैसे लोग भी हैं, जो हर चीज़ जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक अलग लेवल पे जंग लड़ रहे हैं। तो हर एक को अंदर एक हौसला बना के रखना। अब वो जो हौसला है उसको बना के कैसे रखना है, उसका भी एक अपना स्ट्रैटेजी होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको हर चीज़ बतानी है कि क्या हो रही है, बिकॉज़ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो उसका सही वक़्त बताने का जो होगा, वो हमारी सरकार और हमारी ट्राई सर्विसेज़ डिसाइड करें, और जनता का इस वक़्त ये वक़्त नहीं है सवाल पूछने, पूछिए सवाल, लेकिन जंग जीतने के बाद, ये वक़्त नहीं है सवाल। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, पूरी क्लैरिटी के साथ, मज़बूती के साथ इसको लड़ना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और अब जबकि हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बीच में जनता के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी। पहलगाम के बाद से लोगों को ये था कि कब पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक होगी, कब एक्शन लिया जाएगा, कैसा होगा, क्यों होगा और किस वक़्त होगा, मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे?
और जब हो गया फिर उसके बाद कि सीज़ फायर क्यों हुआ हुँ, और क्या हुँ, हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ की जानकारी लोगों को चाहिए। लेकिन दिव्या जी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करते हैं। सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उससे कहीं ज़्यादा पेनिट्रेशन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का है। और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की जो एल्गोरिदम है, वो भी काफ़ी बड़ा खेलती हैं। तो ऐसे में जब सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो है, वो कहीं न कहीं ज़्यादातर हमने देखा जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हमारी जो ये जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि कुछ इस तरह का कंटेंट बहुत पहले से ही लोगों को नज़र आ रहा था, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। ख़ास तौर से झूठी और एक एंटी इंडिया नैरेटिव लोगों तक हुँ। पहुँचाया जाता है और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो क्या जो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे भरोसा करना काफ़ी है या कोई कानून और नीतियों में बदलाव की आवश्यकता आपको लगता है भारत सरकार को करना चाहिए? नहीं देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर लोगों तक क्या पहुँच रहा है और वो एक बहुत ही रिलायबल सोर्स हो बिकॉज़ जब आप एक कोई भी अ, यू नो मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करें वर्सेस आप सोशल मीडिया की बात करें तो जो आपका मेनस्ट्रीम मीडिया होता है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो आपका टेलीविज़न है, उसमें क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी साथ में होती है। तो हर इन्फॉर्मेशन जो बाहर दी जा रही है, उसका एक पूरा एडिटोरियल प्रोसेस है जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई किया गया है और उसके बाद भी अगर किसी को वो इन्फॉर्मेशन गलत लगती है, तो पूरा एक मैकेनिज़्म बना हुआ है जिससे कि उसे क्वेश्चन किया जा सकता है और जिसने भी वो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की है, चाहे वो टीवी चैनल है या प्रिंट मीडिया है, तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उस चीज़ को लेना। और सोशल मीडिया में इस बिल्कुल ही उल्टा है। इनफैक्ट एक केस जिसका मैं ज़िक्र इस टाइम पर कर सकती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान से आया था कि हमारे जो राफ़ेल हैं, उन्हें शट डाउन कर दिया गया। अगर आप उसकी उनकी स्ट्रैटेजी देखें, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा कैसे किया। उन्होंने इमेजेस को मैनिपुलेट करके उसमें अलग-अलग जो सोशल मीडिया के हैंडल्स थे, उस पे ये चीज़ को फैलाया। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी यूज़ किया, उर्दू भी यूज़ किया, इंग्लिश भी यूज़ किया, हिंदी भी यूज़ किया और अलग-अलग जगह से सोशल मीडिया से उस चीज़ को फैलाया। जब वो बात मेनस्ट्रीम मीडिया तक पहुँच गई, उन्होंने इस चीज़ को उठा लिया, पिक्चर्स भी आ गई उनके पास, नैरेटिव एक बिल्ड हो गया। सारा मेनस्ट्रीम मीडिया जब बात करने लग गया कि इस तरह की चीज़ हो रही है, धीरे-धीरे करके वो जो सोशल मीडिया चैनल्स थे, अकाउंट्स थे, उन्हें बंद कर दिया या उस पर से डेटा डिलीट कर दिया गया। और ये सब तब हो रहा था जब पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन था। व्हिच मीन्स कि ये जो सारा डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन था वो पाकिस्तान नहीं बट उन्हीं के ही जो बाकी एलाइज़ हैं, चाहे वो टर्की है, चाहे वो चाइना है, यूके है, कनाडा है, हमने सब इन ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो सोशल मीडिया के हैंडल्स देखे जहाँ से एंटी इंडिया और राफेल के शटडाउन का जो प्रोपेगेंडा था उससे रिलेटेड सारा कंटेंट किया। क्यों? अब सोशल मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आती है, देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्साइटमेंट और सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को बिना ये देखे कि ये हमारे कंट्री के हित में है या नहीं, हम उसको एकदम से स्प्रेड कर देते हैं। और हम ये नहीं जानते कि जब हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, हम एक मिस इन्फॉर्मेशन को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, जी। जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत खराब होगा एज़ अ कंट्री और पाकिस्तान के ऊपर बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। हम बैठकर खुद अपने फ़ोन के साथ उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो एक क्रेडिबल मीडिया और सोशल मीडिया में आता है। इसीलिए उसको एक बिल्कुल सही तरीके से रेगुलेट करना ज़रूरी है, जिसका रेगुलेशन का यहाँ पे मतलब हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी की कर्ब ना करते हुए आप कैसे इस तरह के लॉज़ बनाएँ कि आपके पास मैकेनिज़म्स हो फैक्ट चेकिंग का और हुँ, अगर कोई डिसइन्फॉर्मेशन ये फैला रहा है, देन दैट पर्सन हैज़ टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज़ और हर एक्शंस। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर बंसल आप एक साइबर रिसर्च सेंटर को हेड करती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। हमने देखा है कि जब भी भारत सरकार कोई ना कोई अमेंडमेंट लेकर आती है, तो एक टूल किट ग्लोबल एक्टिवेट हो जाती है।
तो आपकी रिसर्च के हिसाब से, आपके जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, भारत में किन धार्मिक या फिर जो या फिर कल्चरल जो कम्युनिटीज़ हैं, किनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है और कौन लोग बड़ी आसानी से इस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं? देखिए, इस टाइम पर मैं एज़ सच इसमें से कोई भी ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी, बट जो आपका सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इसका एक बहुत ही यू नो बड़ा ही क्लियर फंडामेंटल है। जो वल्नरेबल है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो जेंडर है, उसको टारगेट कीजिए। उसको विक्टिम कार्ड प्ले करवाइए। ऐसा दिखाइए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है। पब्लिक सेंटिमेंट्स को टोटली मैनिपुलेट कीजिए और उनको अपने देश के अगेंस्ट करिए। ये एक टूल किट है। अब किस वक़्त कौन-सी कम्युनिटी को यूज़ करना है, दैट इज़ अ टाइमिंग। दैट इज़ टू बी चोज़न बेसिस किस टाइम पर मुझे क्या सूट करेगा। चाहे वो हमारी ऑपोज़िशन पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारे एडवर्सिटी एडवर्सियल कंट्रीज़ हों, इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ टाइमिंग और इसके पीछे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने स्टडी की हुई है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर कंट्रीज़ में जो इस चीज़ के ऊपर स्टडी करती हैं कि इस कंट्री की नब्ज़ कहाँ है और किस वक़्त कौन-सी नब्ज़ दबानी है, and that is what gets actually translated, as a toolkit for the social media, which takes a form of a propaganda. जी। अ, अम, दिव्या जी, आज हम लोग अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे सबसे अहम होता है क्लिक, किसी भी कंटेंट पे क्लिक या किसी भी ऑडियंस का अटेंशन, रिटेंशन, सारा कुछ अटेंशन पे डिपेंड करता है। ऐसे में जब लोगों की अटेंशन सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है, तो क्या हमें इसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए कुछ नीतियों में सख्त बदलाव की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अपने जो स्पेशली टीनेज के लेवल पर जो यूथ के लेवल पर है, इस पे तो हम पर्सनली भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं छोटे हुँ, बच्चों के लिए और यंग जनरेशन्स के लिए, बिकॉज देखिए, जो एक ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में डेवलप हो रहा होता है, जो कि जनरली टीनेज होती है और उस टाइम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं और अगर उसका हुँ, डेवलपमेंट का जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उस वक़्त आपका पूरा अटेंशन, सारा फ़ोकस ले लिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, आपके सामने कंटेंट इतने रील्स की फ़ॉर्म में आता है कि हर 5 सेकंड बाद टक, 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 बेसिकली आप किसी भी चीज़ पे फ़ोकस करने की एबिलिटी ही लूज़ कर जाएँगे। अगर आप उस चीज़ में आप इस पैटर्न को एक पर्टिकुलर टाइम तक फ़ॉलो करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। वो आपको बायोलॉजिकली, यू नो आपको अफ़ेक्ट करेगा, कॉग्निटिव लेवल पर अफ़ेक्ट करेगा, आपके हॉर्मोन्स पर टीनेजर्स के अफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनमें और स्लगिशनेस आ जाती है, वो और इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा लो होता है, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। एंड ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली अफ़ेक्ट करेंगी बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ के ऊपर और उनकी जो बाहर खेल-कूद से रिलेटेड फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उनके ऊपर। इनफैक्ट आई विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम सेइंग कि जो ये सब एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए गए हैं, ये डिज़ाइन करने का बेसिस ये है कि हम आने वाली नस्लों को कमज़ोर कैसे बनाएँ। सो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सरकार अपने देशवासियों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में सोचती है कि किस तरह से उनको किसी बीमारियों से बचाया जाए, तो अब इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बहुत सीरियसली लेकर इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करके इस पे नियति बनाना, पॉलिसीज़ बनाना हमारे आगे फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। दिव्या जी, अभी रिसेंटली जो भारत-पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन हुई, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो एकदम उनकी स्क्रूटनी चल रही है। बड़े सारे हैं जिनके नाम चर्चा में आ रहे हैं कि आईएसआई के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा और लगभग दर्जन भर लोग हैं। तो जो ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या जानबूझ के दुश्मन के एजेंडा का शिकार हो जाते हैं या इनको पता नहीं चलता?
समझ में नहीं आता कि किस तरह से अनजाने में आप दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। आपकी स्टडी क्या कहती है इस पे? देखिए, इसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं कि अगर मैं इसको एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ कर ले जाऊँ, तो ये बात को आप ये भी कह सकते हैं कि कोई रैडिकल एक्टिविटीज़ कैसे करता है किसी के ऊपर, देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन। कोई टेररिस्ट बाय चॉइस नहीं बनता, कोई क्रिमिनल बाय चॉइस नहीं बनता। सो ये जो इसको हम आई थिंक हमें इसे डायसेक्ट कर समझना चाहिए, इस पर्टिकुलर इशू को। एक तो इसको पहले आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि इतना पैसा इस तरीके से कमाना कौन चाहेगा? उसके बहुत अलग रीज़न्स हो सकते हैं। वो लोग हो सकते हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल घर से आते हैं और उनमें एस्पिरेशंस हैं अपने घर के इकोनॉमिक लेवल्स को, फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने का, और वो बाहर मास मीडिया में देखते हैं कि हाँ, इंस्टाग्राम में ऐसी-ऐसी चीज़ें करके बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस करके बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं, या कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, उन्हें फेमस होना बहुत पसंद है, सो आप घर बैठे-बैठे आपको इतना अटेंशन और इतना फेम मिल जाता है, इतने इन्फ्लुएंसर्स आप बना सकते हैं और साथ में आपको पैसा मिल जाता है। तो इसका जी, जो साइकोलॉजी है वो शायद हर इन्फ्लुएंसर के लिए एक अलग होगा कि उनका उनको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, उनका क्या फैक्टर था। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। अब ये जो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, और जितने भी इस तरह के सोशल मीडियम्स होते हैं, जब आप किसी भी तरह का कंटेंट उसके ऊपर लेकर आते हैं और आपके नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स डाल दी जाती हैं जिससे कि आप पैसा अर्न कर पाते हो। लेकिन वो जो पैसा आपको आ रहा है, ठीक है, वो आपका कमाया हुआ है, आपकी मेहनत का है, लेकिन वो जनरली डॉलर्स में आता है। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जो इंडिया है वो एक क्रिएटर नेशन, कंटेंट क्रिएटर नेशन के नाम पर जाना जा रहा है उसको, और ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए जी, गूगल इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को देती है, और जिसमें से इसके अलावा 800 करोड़ उनकी जो आगे आने वाले टाइम में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में प्लान किया हुआ था कि इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को जाएगा। अब बात ये है कि अब तीसरा इसका एक पर्सपेक्टिव आप ये देखिए कि जब हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर कोई किसी ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट देता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो ब्रांड उस यूज़ करता है। वो बड़ा क्लियर है हमारे माइंड्स में कि ये तो ब्रांड एम्बेसडर है, ये ब्रांड को प्रमोट कर रहा है और ब्रांड प्रमोट करने के पैसे दिए गए हैं। लेकिन एक ब्रांड को प्रमोट करना और एक नैरेटिव को प्रमोट करना, और स्पेशली अगर वो नैरेटिव एंटी इंडिया है, इट इज़ it conflicts with our constitution. There is a lot of difference in these two things. दूसरी बात, आपका पैसा सीधे डॉलर्स में आ रहा है जिसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। आप किसी भी और मीडियम से आप पैसा लेकर आ रहे हैं, देयर इज़ नो कंट्रोल, देयर इज़ नो स्क्रूटनी ऑफ दैट अमाउंट ऑफ मनी। दिस मीन्स कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, वो बाहर बैठे हैं, और यहीं बैठे-बैठे मैं पैसा भी कमा रही हूँ, और मैं किसी और की स्टोरी और अपने ही कंट्री के अगेंस्ट स्टोरी बता रही हूँ। अब ये पूरा एक नेक्सस है। जैसे कि टेररिस्ट एक दिन में नहीं बनते और उसके पीछे उन्हें रेडिकलाइज़ किया जाता है, अलग-अलग तरीके से। तो इन्फ्लुएंसर्स का भी इस तरह का एक पूरा मैकेनिज़्म है। ज़रूरी नहीं है कि अ, यू नो अ, ऐसा था, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया, अनजाने में शुरुआत हुई और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। बट हाँ, इसमें आपका एंटी इंडिया नैरेटिव बाहर से कंट्रोल हो रहा है। आप मास मीडिया सोसाइटी में ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। बाहर का पैसा आप इल्लीगल, ऑलमोस्ट लिटरली इल्लीगल तरीके से बिना किसी स्क्रूटिनी के आपके पास आ रहा है। दैट जी। इज़ अ फैक्ट। दिव्या जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत की जो सुरक्षा नीतियाँ हैं, वो आपको क्या लगता है कि वो पुराने दौर और पुरानी सोच जैसी ही हैं, जो पुराने ज़माने टाइप की हैं? अब जबकि हम आज के दौर में जो खतरा है वो स्मार्टफ़ोन और
स्क्रीन्स और सोशल मीडिया के ज़रिए आता हुआ देख रहे हैं? अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ इसके बारे में कुछ टाइम निकाल के, ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है और हर रोज़ इस सवाल के बारे में मैं कुछ ना कुछ टाइम लगा के सोचती ज़रूर हूँ। अब मेरे को बड़ा एक सिंपल तरीके से अगर इसको देखो तो यू नो जब हम जंग लड़ते हैं तो मैं बोल रही हूँ ट्राई सर्विसेज। एक हमारी पूरी यूनिट है आर्मी की, हमारे आर्मी चीफ हैं। एक हमारी पूरी यूनिट है नेवल फोर्सेस की, हमारे नेवल नेवल चीफ हैं। एक हमारी पूरी यूनिट है एयर फोर्स की, हमारे एयर फोर्स के चीफ हैं, ट्राई जिनको हुँ, हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। ये एक ये है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा डायमेंशन बन चुका है। अगर एब्सोल्युटली। आपको एक जंग लड़नी है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बस हमारी आर्मी बहुत मजबूत है पर एयरफोर्स मजबूत नहीं है, हम फिर भी जंग लड़ लेंगे? सो हमारे देश को अगर सुरक्षा की जहां तक बात होती है, हम वी आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू आवर कन्वेंशनल मेथड्स। बट शायद हमने इसको उस तरह से देखा ही नहीं कि ये हमारी पांचवी यूनिट है जो हमें तैयार करने की जरूरत है, जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को लड़ेगी। उसका क्या स्केल होगा, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी होगी, उसके क्या लॉज होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसको आप एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, पाकिस्तान जीत रहा है इस चीज में, बट देन ये नहीं है कि उनका बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका है। वो बड़े क्लियर है कि भैया हम आसमान में कहीं पे भी तीर छोड़ दें कहीं तो लगेगा ही। वो इस तरह से लड़ रहे हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से लड़ेंगे, बट हमारी जो एडवर्सरी है वो इस वक्त खाली पाकिस्तान नहीं है। जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें मालूम है कितने और कंट्रीज हैं जिनके ऑफ साथ कोर्स हम चाइना, अक्रॉस। हाँ जी। बांग्लादेश, यूनाइटेड हाँ। स्टेट एंड सो मेनी अदर। हाँ, और उनके बिना कुछ किए, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर अनोनिमिटी के साथ वो पूरा हमारे साथ ये पूरा प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ रहे हैं। तो एंड हमें प्लस हाफ फ्रंट जो हमारा इंटरनल है वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ बिल्कुल इंटरनल, हाँ, जो स्लीपर सेल्स हमारे जिस तरह से अभी एक्टिवेट हुए हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसके लिए अभी तो आई पर्सनली फील कि बहुत तैयारी की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल एक अलग से एक यूनिट बनाकर, स्पेशलाइज यूनिट बनाकर इसमें लड़ने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर ये हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवल चीफ्स हैं उन तक पहुँच सके, हमारा हर सक्सेस, चाहे वो उनको छोटा लगता हो, लेकिन एक बहुत एम्पलीफाई कर कर अपने देशवासियों तक पहुंचाना, बाहर पहुंचाना, और जिन्होंने उस सक्सेस को बनाया है उसके उनके लिए सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और उससे वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग इट। अगर हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने कुछ चीज़ों में सक्सेस, आई मीन उन्होंने सभी चीज़ों में दे हैव बीन फुली सक्सेसफुल, लेकिन अगर कुछ बहुत ही मेजर उनके क्लेम्स हैं कि हमारे ये क्राफ्ट नीचे आए, हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है, हमारा देश वो नहीं है जो वो झूठ बोलता है। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, हमारे एयरफोर्स चीफ के पास पूरा एविडेंस है। अगर एविडेंस है तो ये झिझक काहे की? क्यों नहीं बताया जा रहा कि हमने ये किया है? और ये वक्त नहीं है चुपचाप बैठने का। आपने उधर जीता, लेकिन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टैंड पॉइंट इस चीज को सेलिब्रेट करना, देशवासियों में बताना, बाहर के लोगों में बताना विद एविडेंस, बिकॉज आपके पास एविडेंस है, दैट इज इक्वली नेसेसरी। दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि नैरेटिव वॉरफेयर में, चाहे वो इंफॉर्मेशन हम या डिजिटली मीडियम से करें या फिर अदरवाइज, हमें थोड़ी मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एज कंट्री उसमें पीछे छूट जाते हैं। कोई भी इस तरह का मुद्दा होता है ग्लोबली, भारत के अगेंस्ट सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बेहतर करें। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।